पीढ़ी की जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेने के लिए एक संकल्प के साथ हम लोगों ने उनकी जो मांगे थी उन मांगों को पूरा करते हुए इस संकल्प के साथ उनके साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है कि आने वाला समय 12 महीना में हमारे पारा शिक्षक 11 महीना स्कूलों में लगा है। और इसके लिए हमारे पारा शिक्षकों का जो 20 सालों से मांगे इनकी चली आ रही थी कि 60 वर्ष तक की नौकरी वो भी पक्का हो गया, 50% का वेतन वृद्धि ये भी आपकी मानी जाएगी, अनुकंपा पर आपकी नौकरी ये भी हम आपके साथ हैं। जो आपकी सरकारी आवास की बात है वो भी हम आपके साथ हैं। ऐसे कई चीजें आप विश्वास रखें, ये सरकार हर समस्या का समाधान करना चाहता है, लेकिन समाधान नियम संगत हो, राजनीति में हो और ऐसे समाधान निकाले जाए कि उस समाधान से राज पीछे नहीं बल्कि राज आगे जाए। ये हम सब की जिम्मेवारी है। इसलिए हम जितने भी अनुबंध कर्मी हमारे राज्य में हैं, आंगनबाड़ी, नर्स वगैरह बहुत सारे अनुबंध कर्मी लोग हैं जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर समय समय पर आते हैं। हमें आपकी बात का संज्ञान है, आप चिंता न करें, सड़कों पर उतरने से समस्या इसका समाधान नहीं होगा, वार्ता करने से समस्या का समाधान होगा। आप हमारे पास आइए, आपके साथ सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है और आपको समस्या का समाधान करने के लिए धरना प्रदर्शन और समय जाया करने से राज्य का विकास नहीं होगा, काम करने से राज्य का विकास होगा। और आज हम सब लोग जो इस राज्य को जो कभी सरप्लस बजट हुआ करता था, आज कर्जों तले दबा हुआ था। पूर्व की सरकार ने इतने कर्ज ले लिए कि कर्ज को चुकता करने में भी सरकार की हालत खराब है। लेकिन ये हालत नहीं होनी चाहिए थी। अगर हम मिलकर सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, सरकार भी आपको सहयोग करेगी, आप भी हमें सहयोग करें। मैं वो दिन दूर नहीं, ये राज्य की जो आंतरिक क्षमताएं हैं, अगर हम उन क्षमताओं के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये राज्य को देश के आगे की सीढ़ी पायदान पर पहुंचा सकते हैं। और आप देखेंगे ये राज्य जिस तरीके से हमारे अधिकार हमें ही नहीं मिल पाता, और इस राज्य की क्षमता ऐसी है कि अगर राज्य में अच्छी प्रबंधन, अच्छा और एक दूरगामी सोच के साथ और ईमानदारी सोच के साथ चले तो इस राज्य को भीख मांगने की जरूरत नहीं, बल्कि ये राज्य दूसरे राज्यों को फंडिंग करने की क्षमता है। हमारे कुछ जो विपक्ष के सहयोगी हैं, अभी तो थोड़ा जा रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि हम लोग महिला विरोधी हैं। अच्छा
आएंगे आपसे भेंट करेंगे, वही रहता है। महिला सशक्तिकरण के विरोधी लोग हैं और ये कहते हैं कि महिलाओं को 1 रुपया में 50 लाख की संपत्ति रजिस्ट्री करने का जो हम लोगों ने योजना चलाया था, उससे महिला सशक्तिकरण होगा। जिस योजना को हमने बंद कर दिया। ये योजनाएं अमीरों के लिए थे, गरीबों के लिए थे, और उन पैसों को बचाकर आज जरूरतमंद गरीब वृद्ध व्यक्तियों को, वृद्ध महिलाओं को पेंशन देना क्या महिला सशक्तिकरण नहीं है? क्या महिलाओं को, हड़िया दारू में बेचने वाली महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना महिला सशक्तिकरण नहीं है? क्या विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का अधिकार देना महिला सशक्तिकरण नहीं है? ये फिजूल खर्च चीजों को हमने बंद करते हुए उन लोगों तक उन योजनाओं को पहुंचाया जिनको सबसे अधिक जरूरत है। 50 लाख रुपए का फ्लैट यहाँ पर खरीद, यहाँ का आदिवासी दलितों को कोई फ्लैट भी नहीं देता है। यहाँ 1 रुपया में रजिस्ट्री क्या करे? कौन पिछड़ों को फ्लैट देता है? और ये 1 लाख रुपए अमीरों को बांटकर महिला सशक्तिकरण करने की बात करते हैं। आज इस राज्य की जो 20 सालों में जो स्थिति बनी वो किसी से छुपी नहीं। यहां आज भी ऐसे लोग हैं जिसको शरीर ढकने के लिए उनके पास कपड़े नहीं है, तन ढकने के लिए महिलाओं के पास कपड़े नहीं है। आज ऐसे भी गरीब यहां रहे जिनको 2 वक्त का अनाज भी ठीक से नहीं मिलता। आज ऐसे भी यहाँ पर परिवार के लोग हैं जिनको एक साधारण सा पैरासिटामोल की दवाई खरीदने के पैसे उनके पास नहीं रहे। लेकिन आज सर्वजन पेंशन के माध्यम से धोती साड़ी सोबत धोती साड़ी योजना के नाम से चलाई जा रही योजना से के माध्यम से आज इस हर राज्य के हर गरीब मजदूरों को, जरूरतमंदों को साल में 2 बार तन ढकने के लिए कपड़े सरकार दे रही है। राशन कार्ड भारत सरकार के अनुकंपा के आधार पर आपको एक सीमित पर राशन कार्ड बांटते हैं। बेचारे भूखों की तो संख्या यहाँ बड़े पैमाने पर है। एक गांव में 1, 2, 4 राशन कार्ड आपको मिलेगा और बाकी गांव बेचारा टुकुर देखता रहे। पेंशन भी वही हाल, एक पंचायत में 5 लोग, 2 लोग, 1 लोग को पेंशन मिलता था। वृद्धा पेंशन उसी तरीके से दिव्यांग को भी वही हाल, किसी गांव में मिला किसी को नहीं मिला, भटकते रहो। विधवा पेंशन का वही हाल, विधवा हो गया 18 साल में और उसको पेंशन मिलेगा 40 साल के बाद। वो भी कोटा में आप आएंगे तब पता चला कि आप 60 साल के बाद भी वो विधवा को मिलेगा कि नहीं, और 60 साल में विधवा का मिलेगा कि वृद्ध का मिलेगा, ये समझना पड़ा। हमने प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह किया, क्या देश के खजाने में इतना पैसा नहीं कि इस देश के गरीब मजदूर बेसहारा को हम पेंशन दे सके, यूनिवर्सल किया जा सके? कोई जवाब नहीं है। यहाँ की गरीबी, यहाँ की बेबसी हालत इतनी बढ़ रही थी कि हमने ये निर्णय लिया कि अब इस पेंशन को सर्वजन किया जाएगा, यूनिवर्सल किया जाएगा, तो देश का ये इतिहास होगा। आज कोई गरीब, कोई बूढ़ा बुजुर्ग वो आदिवासी दलित पिछड़ों के लिए नहीं है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, दलित, पिछड़ा
जो भी होगा, अगला पिछड़ा जितने लोग जरूरतमंद है सबको पेंशन ये सरकार देगी। आज आप देखिए मुस्कान, दिव्य यादव के चेहरे पर मुस्कान। आज सरकार दिन और रात जगकर इस रात के लोगों की सेवा में लगा। आपने तो खबरों में पढ़ा, आप लोगों ने व्हाट्सएप, फेसबुक, आजकल तो सोशल मीडिया का हमार चल रहा है, जो हमारे टांग खींचने में भी पीछे नहीं है। लेकिन कुछ लोग आज भी सच्चाई को उजागर करते रहते हैं कि रात में 2 बजे की सरकार गरीबों के घर में जाकर के उनके लिए काम करती है। ये सरकार सोने वाली सरकार नहीं है। और हमें बोला जाता है कि जो वीडियो से जो काम करता है वो आजकल मुख्यमंत्री करते हैं। क्या गरीबों का आंसू पोंछना क्या हमारा कर्तव्य नहीं होता? दुर्भाग्य है ऐसे सोचने वाले जो अच्छे कामों को भी नहीं बचा पाते। इसलिए आज कई चीजें हैं, अगर मैं बोलना शुरू करूं एक लाइन से तो बहुत लंबा फहरिस्त खड़ा हो सकता है। और आप सब लोगों को मालूम है ये राज भीख मांगने से नहीं मिला, ना तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से मिला है। ये राज आंदोलन का ऊपर, ये शहादत का देन है। जैसे ये देश में अनेक लोगों ने शहादत दी तब ये भारत देश बना, उसी तरीके से अनगिनत लोगों का खून बहा तब ये झारखंड राज अस्तित्व में आया। शोषण के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध आदिवासी, दलित, पिछड़ा बहुल ये राज जिन वर्गों का सदियों से शोषण होता रहा है उन लोगों के लंबे संघर्ष का ये देन है कि अलग राज है। लेकिन आज इस राज्य में जिस तरीके से आंदोलनकारियों को नजरअंदाज किया गया, जिस तरीके से खाना पूर्ति हुई, आज हम लोगों ने पुनः आंदोलनकारियों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए, आंदोलनकारियों को सम्मान देते हुए, जो पेंशन स्कीम जो चल रहा है वो चल ही रहा है, उनको मिलना ही नहीं, बल्कि उनके आश्रितों को आने वाला समय में 5% का 36 आरक्षण भी सरकार देने के लिए घोषणा करती है। कई ऐसी हमारे सभी योजनाओं के बारे में लगभग हमारे आदरणीय मंत्रीगणों ने कही दिया और आप सब लोगों को लगातार इसकी जानकारी हम उपलब्ध भी कराते रहते हैं समय समय पर, कभी कैबिनेट के माध्यम से, कभी प्रेस वार्ता के माध्यम से, अन्य चीजों के माध्यम से। इसके अलावा यहाँ पर हमारे नौजवानों के लिए, जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग आप लोगों ने देखा कि हमारे कई लोगों ने तो इस राज्य के लोगों को बिल्कुल ही नागवार समझ रखा है कि यहाँ के लोगों में, यहाँ के नौजवानों में नौकरी करने की क्षमता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, गंवार है, इत्यादि बहुत तरीके से। और यही वजह था कि पूर्व के समय में बाहर से बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोगों ने नौकरियों में जगह बनाई और यहाँ के स्थानीय लोगों का रोजगार को भी कहीं न कहीं चोट पहुंचाया।
इस बार हम लोगों ने पहली बार ये भारतवर्ष का ये पहला स्कीम है जहां आदिवासी बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए 100% स्कॉलरशिप देने का काम कर रहे हैं। आज कौन इन बच्चों को, कौन इस समूह को आगे बढ़ाए? क्यों देश में ऐसे योजनाएं नहीं चली? क्या विदेशों में इन बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं? क्या ये विद्वान बनकर के, क्या बाबा भीमराव अम्बेडकर जैसे सोच के लिए इनको अधिकार नहीं, जो अपने हक अधिकार की लड़ाई मजबूती से रखता? आज इसीलिए इस सोच के साथ हमने एक प्रयोग के द्वारा हम लोगों ने यहाँ पर आदिवासी बच्चों को 100% स्कॉलरशिप पर पहला लॉट में 6 बच्चों को विदेशों में भेजने का काम किया और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका दायरा हम और बढ़ाएंगे और भी वर्गों को इस नई स्कीम के साथ जो होनहार छात्र हैं उनको जोड़ा जाए। और इसके लिए एक और हमारे राज्य से एक आवाज उठती रही है और वो आवाज है जो बहुत ही, वो भी अपने आप में एक अलग तरह का होगा, जो इस राज्य में लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात नहीं है। मैं उन सभी कर्मचारियों को कहना चाहूंगा, आप अस्वस्थ रहें, आपकी इस बात पर पूरा सरकार गंभीर है और बहुत जल्द इस विषय पर भी हम लोग निर्णय देंगे। किसान पाठशाला के विषय में आपको बताया ही गया होगा। इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि अब समय के अभाव में बता पाना थोड़ा कठिन होगा। हम लोगों ने विगत 2 सालों में लगभग 28 से 30 योजनाएं धरातल पर उतारी। हम लोगों ने इस राज्य में ट्राइबल यूनिवर्सिटी का भी कानून पास किया। मॉब लिंचिंग कानून भी हम लोगों ने राज्य को दिया, जिससे राज्य में एक भय और एक डरावना वातावरण, दहशत का वातावरण था, उस वातावरण को खत्म किया जा सके। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विषय है, बहुत जल्द हम अपने छात्र छात्राओं के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आने वाले हमारे होनहार छात्रों को आगे बढ़ने में आसानी होगी। आपने सुना होगा यहाँ पर बच्चों को लोन लेने में कई दिक्कतें आती हैं, खासकर अनुसूचित जाति जनजाति, जिसके लिए तो हम लोगों ने बैंक कर्मियों से बात की, लेकिन ना जाने उनको देखकर क्यों ऐसा लगा कि उनकी इच्छा ही नहीं है देने की इन वर्गों को आगे बढ़ने। आदिवासी दलित पिछड़ा इस राज्य में लगभग 50% है और 50% लोगों को आज इस राज्य का बैंक कोई सहयोग नहीं करता। और आप अंदाजा लगा सकते हैं जिन 50% लोगों को सहयोग ना करना राज्य को विकास के रास्ते पर बाधा डालने लगा। इस विषय पर हम बहुत गंभीर हैं और बहुत जल्द समस्या का समाधान भी हम लोग निकालेंगे। और इसके लिए भारत सरकार हो या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, जो भी हो, इसमें कानून में जो संशोधन करना हो वो हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। इसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ना हो तो उसके लिए लड़ेंगे। इसके साथ साथ अंत में आपको
आपको मालूम है देश में महंगाई किन स्तरों पर, और महंगाई का अगर हम लिस्ट काटना शुरू कर दें तो मुझे लगता है इस पंडाल में झालर उधर ऊपर तिरपाल ऊपर लगाने का जरूरत नहीं है, पूरा डर जाएगा महंगाई से पूरा पंडाल। महंगाई अब धरती पे नहीं है, महंगाई अब चांद में चला है, और इसका असर जहां लोग झोला भर भर के राशन लाते थे और सब्जियां लाते थे, अब वो प्लास्टिक के थैली में, छोटा छोटा थैली में सब्जियां और अनाज लेकर आते हैं। आने वाला समय क्या होगा नहीं होगा कहना नहीं, कह नहीं सकते। वैश्विक महामारी भी है, किसका बहाना किसके ऊपर मर दिया जाएगा कोई ठीक नहीं। आज आप लोगों ने देखा कि एक महिला को हम लोगों ने कोरोना काल में उसके जो परिजन वो मर गए, उसको 50,000 का अनुदान राशि सरकार ने दिया, और ये पहला ये झटका है। आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कई राज्यों में हाई कोर्ट राज्यों को पूछ रही है कि आप जो कोरोना काल में मारे गए उनको आप क्या मुआवजा दें, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। लेकिन झारखंड ये पहली सरकार है जो मुआवजा भी देना चाहती है। ये तो इस मंच से हम लोगों ने दिया है, हम तो कई मंचों में गए हैं जहां मैंने अपने हाथों से कोरोना में मारे गए उनके आश्रित परिवार को सहायता राशि दी। कैसे दिए? कमाने वाला भी चला गया साथ छोड़कर, महंगाई भी आसमान छू रहा है। बच्चे पढ़ेंगे कि पेट भरेंगे कि पढ़ाई करेंगे कि रोजगार करेंगे, क्या करेंगे कोई नहीं पता। इसीलिए हमने इस बार जो दाम आसमान छू रही है, जिसका बुरा असर गरीब और मध्यवर्गीय छोटे मजदूरों के ऊपर जो पड़ रहा है, और जो बड़ी बड़ी मोटर कारों में घूम रहा है उसकी तो चिंता नहीं है, उसको तो खैर 150 रुपया जेब से निकल भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो छोटे छोटे जो स्कूल कॉलेज है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो मोटरसाइकिल में भी है, आप पेट्रोल में आधा पेट्रोल आधा किरासन डाल के, और नतीजा कुछ दिन के बाद गाड़ी खत्म होने के कगार में आ जाती है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि लोग को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मोटरसाइकिल पेट्रोल गरीब मजदूर मध्यवर्गीय लोग इनको आप 25 रुपया प्रति लीटर उनको राहत देने का घोषणा आज ये 26 जनवरी से ये हमने बहुत कम वक्त में निर्णय इसको हमने लिया है, और इसका लाभ हम लोग 26 जनवरी से इस राज्य के लोगों को देना पड़ा है। और संसाधन जैसे जैसे हमारा संसाधन बढ़ेगा उसके अनुरूप राज्य के लोगों को हम लोग राहत देने का काम करेंगे।
और जो भी हमारे संसाधन में आएगा वो राज्य के बीच में वितरण होगा। और लोग ये भी कहते हैं कि ये कहते हैं कि खजाना खाली है, तो आखिर ये कहां से बांट रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पूर्व की सरकार की तरह हम लोगों का ये मंशा नहीं कि राज्य को कर्ज के बोझ में लादे रखे। आज हम लोगों ने वित्त प्रबंधन करते हुए, नए रिसोर्स जनरेट करते हुए कई माध्यम हम लोगों ने तैयार किए हैं, जहां आज सरकार को जो रेगुलर इनकम हुआ करता था उससे अलग हट करके बड़े पैमाने पर, जैसे हम लोगों ने कानून टैक्स यहाँ लगाया, जिसके माध्यम से मात्र 10 रुपए के टैक्स में आज 100-200 करोड़ रुपए के आमदनी सरकार को हो रही है। और आज के दिन से ही हम लोगों ने टोल टैक्स को भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया। जहां के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।